सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क में कोरोना की शराब 7.4% हो गई है। ये वो फिगर है जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो जून में हमने पीक देखा था, जो पहली जो वेव थी और फर्स्ट वेव में जो सूरत हाल थी, पाकिस्तान ने उसको खासियत तक कंट्रोल किया और स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन किया गया। उसके बाद फिर उस लॉकडाउन को ईज़ किया गया। ये सूरत हाल सितंबर तक तो अक्टूबर तक काफ़ी बेहतर रही। अक्टूबर के आखिर से उसके बाद नवंबर, अब जो नवंबर ख़त्म हो रहा है तो हम यहाँ खड़े हैं कि रोज़ाना अमवात बढ़ रही हैं। एक दिन में 34 कभी 37 अमवात हो रही हैं और केसेस की तादाद बढ़ चुकी है। इसी के पेश नज़र आज ये फैसला किया गया कि तालीमी इदारों को बंद किया जाएगा। मुल्क भर में ज़ाहिर तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, लेकिन अभी एक और इजलास जारी है जो कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत है, जिसमें और मज़ीद अहम फैसले किए जा रहे हैं। अब वो लॉकडाउन जो कि ज़ाहिर वज़ीर आज़म पहले भी कह चुके हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन तो नहीं होगा, स्मार्ट लॉकडाउन होगा, जो कि बहुत सारी जगहों पे और मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में अभी भी है। तो ये अब वो फैसले क्या होंगे? क्या मज़ीद सख्त फैसले भी किए जा सकते हैं? क्या ये स्मार्ट लॉकडाउन के अलावा मुकम्मल लॉकडाउन पे भी हुकूमत जा सकती है? क्या होने क्या जा रहा है? पहले ज़रा मैं इजलास की अपडेट्स ले लूँ, फिर हम ज़रा अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, ज़रा मुझे बताइएगा, ये इजलास जो कि तकरीबन घंटा हो गया है, उससे भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, ये इजलास जारी है, कब ख़त्म होगा और इसमें क्या कोई सख्त फैसले भी सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल सुमैया, ये इजलास तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद हो गया है, जारी है, जिसमें वज़ारत सेहत, वज़ारत तालीम और NCOC हुकाम जो हैं वो इजलास में शरीक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को जो इस वक्त मुल्क में कोविड की जो रेशो है उस पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म ने ब्रीफिंग तलब की थी और साथ साथ वज़ीर आज़म को ये आगाह किया गया है कि कोविड केसेस की जो शरह बढ़ रही थी उसके बायस 1 माह के लिए तालीमी इदारों को जो है बंद कर दिया गया है और जारी करने की, और जबकि अगले 15 दिन जो होंगे उसमें वो बच्चों को जो मौसम सरमा की हैं वो तातीलात दे दी गई हैं, लेकिन अभी ये फाइनलाइज नहीं है। साथ ही ये बताया गया कि जनवरी में फिर जनवरी के पहले हफ्ते में इस सिचुएशन का जायजा लिया जाएगा और सिचुएशन अगर अंडर कंट्रोल हुई तो 11 जनवरी से तालीमी इदारे खुल जाएंगे, लेकिन अगर सिचुएशन दोबारा कंट्रोल से बाहर हुई तो ये जो 10 जनवरी वाली जो डेट है ये एक्सटेंड भी हो सकती है। साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान को इस वक्त जो खास तौर पर अक्टूबर से लेकर अब तक नवंबर में जो कोविड जो बढ़ रहा है उसकी जो शरह अब तक जो है उस पर ज़्यादा इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने काफी तशवीश का इजहार भी किया। इस पर होता है कि इसको हम नहीं चाहते कि हम मुकम्मल लॉकडाउन करें, क्योंकि इससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचता है। तो फिर जो कोविड-19 की पहली लहर थी उस दौरान पाकिस्तान को जो मईशत को नुकसान पहुंचा था, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी वो जो खासी कामयाब रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन जो कोविड केसेस ज्यादा जो है उन्हें जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन जो नाफिज कर दिया जाए। तो वज़ीर आज़म इमरान खान का आज के इजलास में फोकस यही है कि ज्यादा से ज्यादा SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। अभी फिलहाल मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो नहीं किया जा रहा, स्मार्ट लॉकडाउन वज़ीर आज़म ने कहा है, लेकिन जो मुकम्मल SOPs ठीक है। शहबाज अहमद, बहुत शुक्रिया। आप बता रहे हैं कि ज़ाहिर जो एक सूरत हाल है उसकी पेश नज़र फिलहाल लॉकडाउन पर ही रहेगी हुकूमत, और जो तालीमी इदारों पर जो ज़ाहिर कहा गया है कि बंद कर दी जाएंगे उस पर भी ज़ाहिर जनवरी में देखा जाएगा कि जनवरी यानी 11 जनवरी की जो डेट दी गई है 11 जनवरी को स्कूल सूरत हाल को देखते हुए खुलेंगे या नहीं। ज़रा मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़े से फिगर्स बता दूँ, क्योंकि हमारी आवाम अभी तक इसको सीरियस नहीं ले रही है। हम घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और निकल भी रहे हैं तो बिना मास्क के निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और अगर ये केसेस बढ़े, जिस तरह डॉक्टर फैसल सुल्तान कह रहे हैं, दबाव पड़ेगा हमारे अस्पतालों पर। अभी अस्पतालों में क्या सूरत है ज़रा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर तो अब जगह कम पड़ना शुरू हो गई है। अब ज़ाहिर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या सूरत है थोड़ी सी बता देती हूँ। इंडस हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर कोविड के पेशेंट्स जो हैं अब उनको रखने की जगह नहीं है, वो वहाँ पे भर चुकी है। 16 बेड्स पर ये मुश्तमिल कोविड का वार्ड था जो कि मुकम्मल भर चुका है। ज़ियाउद्दीन में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो अस्पताल है वहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल है। आगा खान में भी ऐसे ही है। JPMC में 70% बेड्स जो हैं वो भर चुके हैं, ऑक्यूपाइड हैं, कोविड पेशेंट्स यहाँ मौजूद हैं। ये सिचुएशन बता रही हूँ मैं नाज़रीन आपको, ताकि आपको आइडिया हो। सिविल में 141 है, यानी कि
टोटल, लेकिन 88 जो है वो ऑक्यूपाइड है। सिर्फ एक वेंट बचा है जो कि अवेलेबल है 8 में से, यानी कि 8 वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं, एक ही अभी आपके पास अवेलेबल है। लियारी में 60 हैं जिसमें से 30 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, यानी कि हाफ भर चुके हैं, जिसमें से जो 9 वेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी तरीके से सूरत हाल जो है ये नीपा, इंडस, ज़ियाउद्दीन में फुल हो चुकी है। मरियम मसन इसी हवाले से मेरे को थोड़ा सा वो इस तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर भी रही हैं शुरू से कोविड की। मरियम ज़रा बताइएगा, जो सूरत हाल मैंने बताई है क्या सिचुएशन है, अगर हम शहर भर की, कराची शहर की खास तौर पर बात करें, अस्पतालों में कितनी जगह बची है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक जो है इजाफा शुरू हो चुका है। शहर कायद की अगर बात की जाए तो शहर कायद के तकरीबन तमाम निजी अस्पताल जो हैं वो मरीज़ों से भर चुके हैं और तमाम निजी अस्पताल जो हैं वो मरीज़ों को जिना, सिविल और लियारी अस्पताल में रेफ़र कर रहे हैं। अगर हम बिस्तरों की यानी कि बेड्स की तादाद के हवाले करें तो जिना अस्पताल में तकरीबन 90 बेड्स हैं और इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल में 60 के करीब बेड्स विद वेंटिलेटर्स हैं। लियारी हॉस्पिटल में भी 80 से ज़ायद बेड्स मौजूद हैं और वेंटिलेटर्स भी जो हैं तकरीबन 15 से ज़्यादा मौजूद हैं इस वक्त लियारी हॉस्पिटल में। एक्सपो सेंटर की अगर हम बात करें, एक्सपो सेंटर फील्ड आइसोलेशन सेंटर में, तो वहाँ पर 150 HDU बेड्स मौजूद हैं जिनमें से तकरीबन 70 से ज़ायद पेशेंट्स जो हैं वहाँ पे ज़ेर इलाज हैं, जबकि कुछ बेड्स जो हैं वहाँ पर खाली है। सर्विसेज हॉस्पिटल की भी इसी हवाले से बात करें तो 40 बेड्स HDU वहाँ पर मौजूद हैं जिनमें से 10 मरीज़ जो हैं वहाँ पर ज़ेर इलाज हैं और 30 जो हैं वो खाली हैं। मजमूई तौर पर तादाद में जो है यौमिया बुनियादों पर जो है इजाफा हो रहा है, जिसके सबब जितने भी डॉक्टर्स के हलके हैं उनमें बहुत हद तक तशवीश पाई जा रही है कि एक बार फिर हम उसी सीवियर कंडीशन की तरफ जा रहे हैं कि जब मरीज़ अस्पतालों के अंदर होंगे लेकिन उनको इलाज करने के लिए डॉक्टर्स या उनके लिए बिस्तर जो है मौजूद नहीं हो पाएंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 100 बेडेड HDU बेड्स जो हैं वो ज़रूर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये गैर फ़ाल है और इसकी वजह जो है ऑक्सीजन कंप्रेसर जो कि NDMA की जानिब से फराहम किया जाना था वो नहीं हो सका है, जिसकी वजह से ये आज तक जो है गैर फ़ाल है। तो मजबूरी तौर पे अगर बात की जाए तो शहर कायद में अस्पतालों की सूरत हाल जो है काफ़ी हद तक तशवीशनाक हो चुकी है और बार बार हेल्थ वर्कर्स जो है यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं शहरियों से कि वो कोविड के SOPs को जो है मुकम्मल तौर पर बहुत शुक्र। यही बताया जा रहा है कि ये सिचुएशन और बताने का मकसद भी यही है कि सीरियसनेस का आइडिया हमारी आवाम को होना चाहिए। जो हम कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे हैं, अल्लाह ताला महफूज रखे, यही दुआ है, लेकिन एहतियात भी तो हमें करनी होगी ना। जो सूरत हाल हमने पहले देखी थी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि इससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल में हम जा सकते हैं। इसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन साहिबा, हैं हेड डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ इंडस हॉस्पिटल की। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं और सिचुएशन अब ऐसी है कि आज की जो फिगर्स हैं वो और ख़तरनाक है, यानी कि 7% से भी शरह बढ़ चुकी है। आज अगर ये फैसले किए जा रहे हैं कि हम स्मार्ट लॉकडाउन पे रहते हैं, माइक्रो लॉकडाउन पे रहते हैं, तो आप समझती हैं कि हुकूमत के ये फैसले दुरुस्त हैं या हमें मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जाना चाहिए? देखिए, ये हमारी आवाम की कोताहियों की वजह से अभी हम इस नौबत पे पहुँचे हैं कि खतरे की घंटियां बज रही हैं। ये जो आप बता रही हैं कि सारे बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और अमवातें बढ़ रही हैं, उसके अलावा जो ठीक भी हो जाएंगे, इस बीमारी से रिकवर भी करेंगे, उनके लिए ये बीमारी के असरात काफ़ी अरसे तक रहेंगे। फेफड़ों में डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, कमज़ोरी, ये चीज़ें बहुत देर तक चलेंगी। तो अब क्या करना चाहिए? मुझे तो हैरत इस बात भी हो रही है कि बजाय जहाँ पर पाबंदियाँ लगानी चाहिए, सबसे पहले उन्होंने तालीमी इदारे बंद कर लिए, यानी कि तालीम के लिए सबसे कम उनको अहमियत है। स्कूल बंद करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि बीमारी वहाँ से नहीं फैल रही है, लेकिन वहाँ से फैल रही है जहाँ पर मजमे हो रहे हैं, जहाँ पर जनाजे में लाखों लोग निकल आ रहे हैं, जहाँ पर ये सियासती और मजहबी जुलूस, जलसे, ये सारे इतने लोगों के भीड़ लोग जमा हो रहे हैं, वहाँ पे ये बीमारी फैल रही है। नहीं कि स्कूलों में, स्कूल के बच्चों में ये बीमारी इतनी होती नहीं है। हाँ, माना कि उनको भी एहतियात करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं मुमकिन है कि वहाँ से बीमारी बढ़ रही है। इसके अलावा हमें इस बात का एक सर्वेलेंस भी करना चाहिए
कि ये बीमारी की जड़ कहाँ से शुरू हो रही है। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रही हैं, जो हमेशा हम ये कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को घर बिठाओ, छोटे बच्चों को कोरोना न लग जाए, तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चों पर उस तरह इफेक्ट नहीं करता जितना ये बड़ों पर करता है। तो कौन सी उम्र होती है जो ज़्यादा खतरनाक होती है कि इस उम्र के बच्चों को घर बैठना चाहिए, छोटे बच्चों के लिए इतनी खतरनाक सूरत हाल नहीं है? ज़रा बताइएगा मुझे आप। जी बिल्कुल, छोटे बच्चों के लिए खतरनाक बीमारी खतरनाक नहीं होती। अच्छा। लेकिन वो फैलाते ज़्यादा हैं, अपने घर ले आ सकते बीमारी को। अच्छा। लेकिन जो सबसे बड़ा ख़तरा है बीमारी का, वो ज़ईफ़ों का, या जिनकी डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वगैरह, और उनमें ये ज़्यादा होती है। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि 35 साल लोगों को भी ये बीमारी शदीद उन पर असर होती है। हमारे अस्पताल में इंडस में मैं देख रही हूँ 45-50 ईयर्स ओल्ड भी इससे मुतासर बुरी तरह से हो रहे हैं, और जो 60-70 प्लस है उनमें अमवात और पेचीदगियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो ये स्कूल बंद करना, तालीमी इदारे बंद करने से कोई ज़्यादा हासिल नहीं होगा। मैं ख्याल ये हुकूमत को समझना चाहिए कि जहाँ पे बीमारी ज़्यादा फैल रही है, जैसे मजमे में, जलसे जुलूस में, वहाँ पर उनको ये जोर लगाना। ये सियासी एक्टिविटीज आपको लगता है कि ये ज्यादा बढ़ा रही हैं इस मर्ज को? जाहिर है वहाँ पर लाखों करोड़ों के तादाद में लोग निकल रहे हैं बगैर मास्क के, और जहाँ जहाँ देखो बाजारों में गले लग रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो बीमारी तो वहीं से, हमें जहाँ पता है कि जहाँ से शुरू होती है उसके ऊपर हमें दबाव डालना चाहिए कि वहाँ पर रोकें। अब स्मार्ट लॉकडाउन करें, मिनी लॉकडाउन करें, या टोटल लॉकडाउन करें, मैं ख्याल करें तो सही और सख्ती से करें। अच्छा। जी बिल्कुल। और ये SOPs जिसे हम कहते हैं कि मास्क पहनना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, हमारी आदत नहीं है मास्क पहनने की, लेकिन एक सिंपल चीज़, कपड़े से मुंह ढांपना, नाक ढांपना अच्छी तरह से, उसे अगर इतना फ़ायदा होता है तो फिर आप क्यों उस पर कतरते हैं कि वो नहीं करना चाहते हैं। फासला रखना भी मुमकिन बाज़ दफ़ा नहीं होता है कि एक बंद कमरे के अंदर 10-12 लोग बैठे, मीटिंग्स हो रही हैं और कमरे में कोई हवा का रुख नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा असर हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने देखा कि जो सेकेंड वेव है, खुद आपने भी कहा, जो 35 साल के अफराद हैं, जो यंग हैं, उन पर बड़ी शिद्दत से असर कर रही है। मैं चाहूँगी ज़रा मुझे बताइएगा इसकी क्या वजह है? सेकेंड वेव क्या सर्दियों में आई है, ठंड का मौसम है, लोगों को आमतौर पर नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होता है, उसको लोग सीरियस नहीं लेते, और फिर वो कोविड निकलता है, तो इसलिए सिचुएशन ख़राब है, या फिर ये सेकेंड वेव है ही इतनी ज़्यादा ख़तरनाक कि बहुत ज़्यादा शिद्दत से असर कर रही है जिस्म पे? इसकी दो वजूहत है। एक तो ठंड, सर्द मौसम में मौसम खुश्क होता है, इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं है कराची में, अभी भी 70s में है। तो जो खुश्की होती है उसमें नाक और गले के म्यूकोसा ज़्यादा खुश्क होता है और वायरस बहुत जल्दी लगता है, गो कि वो चाहे वो अगर कोरोना हो या इन्फ्लुएंजा हो या सादा नज़ला ज़ुकाम। दूसरी बात ये है कि अगर ज़रा ठंड रात को हो जाती है तो लोग खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं, एक्सपोजर ज़्यादा होता है। राइट। और उसके अलावा बड़ी बात ये है कि फर्स्ट वेव जब हम समझ रहे थे कि कम हो रहा है, असल में हम टेस्टिंग नहीं कर रहे थे और बीमारी बढ़ती चली जा रही थी। ठीक, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी भी ऐसा ही है डॉक्टर साहबा। लेकिन वैक्सीन के हवाले से बड़ी शुबात है। अब वैक्सीन ज़ाहिर अमेरिका ने तैयार कर ली है, आज भी खबर आई थी कि वो 90% जो है, 90% जो है वो इफेक्टिव होगी। पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि पाकिस्तान में अगर ये वैक्सीन नहीं आती है तो फिर पाकिस्तानियों के लिए क्या सिचुएशन होगी? कि यहाँ पर भी कोई इस तरह के तजुर्बात किए जा रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं कि यहाँ पर कोई वैक्सीन की तैयारी हो रही है? देखिए, पूरी दुनिया की नज़र वैक्सीन के ऊपर है इस वक्त, और जर्मनी में ये फाइजर बायोएनटेक के जो तजर्बात है वो बहुत कामयाब रहे, और अमेरिका में ये मॉडर्ना, उसके भी तजर्बात बड़े कामयाब रहे और सब उसकी तरफ देख रहे हैं। अब ये तो वैक्सीन्स बहुत अच्छी यकीनन होंगी, 95% सक्सेसफुल, सही, लेकिन वो हमारे लिए इस वक्त बिल्कुल नहीं होंगी। उसकी 2-3 वजूहत है। नंबर 1, उसकी स्टोरेज कंडीशंस, यानी कि उसको -80 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है। ठीक है। दूसरी वजह यह है कि उसके 2 इंजेक्शंस होते हैं, डे 0 और डे सेकेंड वीक या थर्ड वीक पे, वो हमारे लिए डबल प्रॉब्लम होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सारी वैक्सीन यूरोप और USA ने ख़रीद ली है,
तो हमें उसकी तरफ इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अगर जब आ भी जाए किसी तरह तो वो मेरे ख्याल है 2022-23 से पहले नहीं आएगी। अच्छा, तो यानी कि अभी हमें सिर्फ एहतियात करनी होगी। पॉइंट साहबा, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की कि अभी फिलहाल हमें एहतियात ही करनी होगी। और जाहिर है जो आज बंदिश स्कूलों की गई है, डॉक्टर साहबा भी यही कह रही हैं कि पहला स्टेप हुकूमत का ये नहीं होना चाहिए था कि स्कूल्स को बंद कर दें। सियासी इज्तिमात हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनको पहले रोकना चाहिए, बाद में स्कूल्स पर आना चाहिए। खैर, वालिदैन इस हवाले से क्या कहते हैं? ज़रा पेरेंट्स के अपने भी खदशात हैं कोरोना को लेकर। पहले ज़रा आपको वो दिखाते हैं, फिर ज़रा इस इशू पर ही बात करते हैं कि बंद होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे। परमानेंटली अगर बंद करेंगे आप इसको तो फिर तो ये स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, फिर तालीम का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फीसें भरते रहो और स्कूल बंद, बच्चे क्या पढ़ेंगे मुझे बताएं। नहीं, बच्चों का नुकसान तो अपनी जगह हुआ है वाकई। अगर ये लहर है तो इसके अंदर एहतियात की ज़रूरत है। कुछ दिन एहतियात करने से अगर पॉसिबल है कि हो जाता है सही, तो इसको कंटिन्यू कर देना चाहिए फिर दोबारा से। सर, ये हमारा लॉस है, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए अगर ये करना पड़े तो हमें चाहिए कि हमें मतलब इस पर हम एग्री करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर जो तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं जो स्टूडेंट्स के लिए, कम अज़ कम इनको चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस का इजरा करें। नहीं चाहिए, वैसे बहुत नुकसान हो रहा है हमारा, क्योंकि जी, तो ये मिला जुला रुझान है ज़ाहिर पेरेंट्स का, और वो ये भी नहीं चाहते कि बच्चों का तालीमी साल ज़ाया हो, या जिस तरह की सिचुएशन इस साल रही वो अगले साल भी रहे। अब ज़रा ज़ाहिर जो मुख्तलिफ जो वुज़रा हैं ज़ाहिर मुख्तलिफ सूबों के, उनकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे ही बात करते हैं जो कि सूबाई वज़ीर तालीम है, पंजाब के वज़ीर तालीम है, उनसे बात करते हैं। मुराद साहब, आपसे बात करने का मकसद ये भी है कि आपने पहले भी कहा था कि अगर बच्चों के स्कूल आना बंद करना होगा तो फिर बच्चों का मॉल जाना भी बंद करना चाहिए, यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, और आज भी आपने यही बात की है। तो क्या आप सूबे पंजाब में ये तजवीज़ देंगे कि बच्चों के पब्लिक प्लेसेस पर, मॉल्स में और दीगर जगह पर जाने पाबंदी होनी चाहिए? बिल्कुल जी, मेरी तो ये आज कमेटी में NCOC की मीटिंग के अंदर भी यही था, और मैं बिल्कुल इस चीज़ पे खड़ा हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा हमें स्कूल्स बंद करने का अगर एट द एंड ऑफ द डे बच्चों ने पार्क्स में चले जाना है, बच्चों ने मार्केट्स में चले जाना है, मॉल्स में चले जाना है, तो फिर हम कोरोना रोक तो नहीं रहे ना। फिर तो हमने एक जगह से उनको सिर्फ शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह पे। तो इसलिए आई बिलीव कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए बिल्कुल ऐसा, मगर आप ये तजवीज़ देंगे कि पंजाब में वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो एटलीस्ट? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने उनको कह भी दिया, तजवीज़ दे दी है। ठीक है, वैसे एक चीज़ और भी है मुराद साहब कि पहले बच्चों का तालीमी साल ज़ाया हो चुका है, पिछला ये साल जो था वो कोविड की नज़र हो गया। अब रवा जो तालीमी साल है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा? ज़ाहिर सेकेंडरी लेवल जो है वो मार्च में कंप्लीट करना पड़ता है, उसके लिए क्या तजवीज़ होगी, उसको किस तरह से लेकर चलेंगे आप लोग सिचुएशन को देखते हुए? देखें, ये है कि 9, 10, 11, 12 के जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो मई और जून में मूव कर दिए जाएंगे, और जो 1 through 8 के हैं वो अभी जो हम होमवर्क दे रहे हैं उस पर 50% ग्रेडिंग होगी, और 50% हम उनको MCQs देंगे इंशाल्लाह ताला जब वो वापस स्कूल आते हैं। तो 1 through 8 का तो स्कूल ईयर मार्च में ख़त्म होगा। 9, 10, 11, 12 का जो है वो हम अभी देख रहे हैं कि मई या जून में एग्जाम होंगे बोर्ड्स के साथ बात। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना आसान होगा, क्योंकि ग्रेड्स पर पहले भी बच्चों के बहुत असर पड़ा। अब तो डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि ये जो सेकंड लेयर है ज़्यादा खतरनाक है। अब अगर जनवरी में भी आप लोग नज़रसानी करते हैं और चीज़ें इस तरह से स्मूथ नहीं जाती, तो फिर क्या करेंगे? किस तरह फैसला करेंगे बच्चों के तालीमी साल को बचाने के लिए? देखें, ये फैसले जो हैं ये फ्रॉम डे टू डे, वीक टू वीक हो रहे हैं। सो अगर हमें खुदा ना खास्ता हम ज़्यादा स्पाइक की तरफ चले जाते हैं, अभी भी हम प्रिवेंशन की तरफ जा रहे हैं, सो अगर खुदा ना खास्ता ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं तो फिर उनके लिए अलग फैसले हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि आज जो फैसले किए हैं वो आज की सिचुएशन और इन द नियर फ्यूचर की सिचुएशन देख के किए गए। अच्छा, लेकिन टीचर्स के बारे में आप लोगों ने कहा है कि उनको 2 रोज़ तो आना ही पड़ेगा। अब टीचर्स के तहफ़्फ़ुज़ात थे लास्ट टाइम भी, क्योंकि टीचर्स आ रहे थे, बच्चे तो स्कूल्स नहीं आ रहे थे, और कई टीचर्स ने कहा कि हमें भी कोरोना लग सकता है, और हुआ भी है। तो क्या इस चीज़ को आपको नहीं लगता कि टीचर्स का भी आना उस तरह से नहीं होना चाहिए? अगर स्कूल्स बंद हो रहे हैं तो उनका भी कुछ डेज़ को देखा जाए कि वो किस तरह स्कूल्स आएँ। नहीं, टीचर्स का देखें, वो तो हफ्ते में 2 दिन आना है, और वो भी 50% पे आएंगे। सो इसलिए हम बिल्कुल स्कूल्स को डिस्कनेक्ट तो नहीं कर सकते ना। इसलिए अगर 10 टीचर हैं फॉर एग्जांपल एक स्कूल के अंदर, 5 टीचर मंडे को आएंगे, 5 टीचर थर्सडे को आएंगे। सो आई डोंट थिंक दैट्स दैट बिग अ प्रॉब्लम। टीचर समझदार हैं, उनको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह करनी है, उनको पता है मास्क पहन के आना है।
सब चीजें। तो अच्छा, बिल्कुल सही। आखिर में ये बताइए कि अब ये 11 जनवरी से स्कूल ओपन होने का है, और अगर उस वक्त कोविड की सूरत हाल सही नहीं होती है तो क्या इन डेट्स में रद्दोबदल किया जा सकता है? देखें जी, सारी सिचुएशन फ्लूइड है, कुछ भी फैसला चेंज किया जा सकता है, किसी चीज को भी चेंज किया जा सकता है। जो फैसले आज हुए हैं वो अभी के लिए हैं, और खुदा न खास्ता अगर चीजें बदलती हैं, चीजें बेहतर हो जाती हैं, इंशाल्लाह ताला फैसले चेंज कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुराद राज साहब, जो कि पंजाब के वज़ीर तालीम थे। उनकी ये राय, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अगर बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे तो फिर ज़ाहिर है वो दीगर पब्लिक प्लेसेस पर भी ना जाएं। डॉक्टर साहब, बस मैं आखिरी में आपसे बस यही पूछना चाहूँगी कि अब इस सिचुएशन को देखते हुए, ज़ाहिर अभी वैक्सीन की भी सूरत हाल हमारे पास ऐसी नहीं है कि हम ये कहेंगे जी बिल्कुल वैक्सीन हमारे पास आने वाली है और हम आराम से होकर बैठ जाएँ। अब हमें करना क्या चाहिए, ख़ासतौर पर हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या फ़ैसला क्या होना चाहिए हुकूमत का इस सूरत हाल को देखते हुए? हमें पहले से ये वैक्सीन की तरफ तवज्जो करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ज़बरदस्त ट्रायल हो रहा है, फेज़ 3 ट्रायल कैनसाइनो वैक्सीन का, जो कि मुल्क में 5 अस्पतालों में हो रहा है, 2 एक इस्लामाबाद में, 2 लाहौर में और 2 कराची में, और यहाँ पर इंडस अस्पताल में भी हम कर रहे हैं। और ये फेज़ 3 में हम पाकिस्तान के अंदर पहले इरादा था कि 10,000 अफराद पार्टिसिपेंट्स को लें, लेकिन अब इतनी कामयाबी से, तेज़ी से चल रहा है ये ट्रायल कि अब इरादा ये है कि 16 से 18,000 पार्टिसिपेंट्स या वॉलंटियर्स को इसमें हिस्सा लें। अच्छा, तो ये ज़ाहिर है जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, इतनी जल्दी ये ट्रायल मुकम्मल होगा। इसमें असल में ये ट्रायल में आधे लोगों को वैक्सीन लग रहा है और आधे लोगों को वैक्सीन नुमा इंजेक्शन, यानी कि उसमें वैक्सीन पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन ये दोनों को फिर एंड ऑफ द ट्रायल के एंड पे इसके एनालिसिस होगी और डाटा निकलेगा आया कि ये वैक्सीन के हिस्से में ज़्यादा कोविड हो रहा है या दूसरे प्लेसिबो में जिसमें वैक्सीन नुमा इंजेक्शन लग रहा है। तो ये ट्रायल का जब नतीजा निकलेगा तो हमारा ही फायदा होगा। अव्वल तो जिनको वैक्सीन लग चुका वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो कवर्ड हो जाएंगे, लेकिन बाद में ये होगा कि जिनको प्लेसिबो लगा था उनको कैनसाइनो फ्री वैक्सीन लगाएगा। दैट्स वेरी पॉजिटिव डॉक्टर साहबा कि ये चीज़ें अभी हो रही हैं, पाइपलाइन में है, पाकिस्तान इस पर काम कर रहे हैं। हम किसी के ज़ाहिर उस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हम खुद भी इंडिपेंडेंटली चीज़ों को देख, अल्लाह करे कि चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ें। उस्मान साहिब बसी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान साहब, असल जो अब मामला है ना वो ये कि आगे सियासी एक्टिविटीज़ हैं, जो PDM के जलसे हैं, उस पर आप लोगों के क्या फैसले होते हैं? क्योंकि अब कोरोना ज़ाहिर बढ़ रहा है, वो माने ना माने अपोजिशन, लेकिन पंजाब में होने हैं अब अगले 2 जलसे। क्या फैसला करने जा रही है पंजाब हुकूमत इस सिचुएशन को देखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुमैया आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई भी कौम सुमैया आगे बढ़ती है कि जब वो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करती है, और जब तक एट लार्ज लोग सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी और खास तौर पर सियासी जमातें अपनी मॉरल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तस्लीम न करें, तो फिर एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जो पाकिस्तान के अंदर हुई है। आप देखिए कि स्कूल NCOC के वजह से की जो प्रिकॉशंस हैं जो फॉलो करते हुए SOPs को यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक गैदरिंग को हमने बंद कर दिया है, लेकिन अपोजिशन आज बिजी है तो वो जलसे करने हैं। बेशक अभी आप पेशावर में जलसा करके आए, आपने भी सारे मीडिया ने भी, हुकूमत ने भी बार कहा कि आप लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं आए। लेकिन वहां पे लोगों ने खुद को ये पॉलिटिकल कोरोना है इससे खुद ही डिस्टेंस कर लिया, और बड़े चंद 1000 लोग जो वहां पे हैं। लेकिन अगर ये रुझान जारी रहा और अगर PDM ने आम पॉलिसी तर्क ना की, इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर हम देखेंगे और हम इन जलसे जुलूसों के ऊपर बाकायदा पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे। अच्छा, और फिर हमें बगैर ताकत जो है इसको मनवाना पड़ेगा। अच्छा, ताकत के जरिया, मतलब ताकत का भी इस्तेमाल हो सकता है। चलें ठीक है, ब्रेक लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम साहबा, आपके देख लेंगे, वापस आएंगे तो इसी मौजू को जरा आगे बढ़ाएंगे जो उस्मान साहब ने बात की है। दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द
शो और नाजरीन, ज़ाहिर ज़रा पेशावर के जलसे की बात कर लें, जिस पर अभी उस्मान सईद बसर साहब भी कह रहे थे कि वहाँ के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, और कुछ मनाजिर भी आपको दिखाएंगे कितना रिजेक्ट किया है वहाँ का। लेकिन इख्तियार वली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और यहीं से आपका ताल्लुक़ है। लेकिन उस्मान साहब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आवाम तो बहुत यहाँ पर नज़र आई, तो अगर आप ये कहें कि रिजेक्ट कर दिया तो ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर जलसों से कोविड ज़रूर फैल रहा है। इस चीज़ को अगर अपोजिशन सीरियसली नहीं ले रही है और उस बात को प्रोपेगेंडा करार दे रही, तो उसकी वजह ये करार दिया जा रहा है कि जब इंतखाबी मुहिम GB की चली तब कोविड नहीं था, जब आप लोगों ने जलसे किए स्वात में और दीगर जगहों पे तब कोविड नहीं था। कोविड अचानक से आप लोगों को ध्यान क्यों आया कि अब कोविड फैल रहा है? अच्छा सुनिए, देखिए मैं आप चाहूंगा कि आप मुझे 1 मिनट दीजिए। जब हम कहते हैं कि PDM को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया पेशावर के अंदर, चले कल की बात कर लें, पेशावर के अंदर सुमैया 11 जमातें हैं, 11 जमातें हैं, और ये खुद कह रहे हैं कल वहाँ 15,000 लोग थे। यहाँ पे रिपोर्ट है, ये है 7,000 लोग थे। एक डेढ़ सड़क को बंद करके एक जलसा किया पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों में, जिनकी तादाद 11 है। अगर वो 11 जमातें 7-8 हजार बंदा भी नहीं निकाल सके पैसे देने के बावजूद की तस्वीरें जो वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, तो इसको नाकामी कहते हैं। तो इसको भी आप पीछे कर दें। यानी कि उस जमात के अंदर शामिल पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारी बख्तावर की मंगनी पर आने वाले को अपने टेस्ट करवा के हैं कोविड के, अगर तो पॉजिटिव है तो जारी गए, नेगेटिव है तो आ जाए। लेकिन अवाम में चाह रही है उनकी करप्शन की, इसके सामने डिफेंस लाइन करी जा रहे हैं लोगों की जलकर भी लोग वहां पर जरूर तशरीफ लाए, क्योंकि यहाँ करप्शन बचाव नहीं चली हुई है। देखिए पाकिस्तान के लोगों पे PDM को करेंगे लोग इन जनरल, इनकी जो बयानिया है, आप इससे बड़ी बड़ी बहस हो चुकी है। इनका बयानिया क्या है, उनका है वो रॉ का है, वो एंटी पाकिस्तान है, बलोचिस्तान को आजाद करवाने की बात है, उर्दू कौमी जुबान ना मानने की बात है। इस सारे बयानियों को लोग तो रिजेक्ट, लेकिन जो सादा लोग जिनके साथ हैं उनकी जाने को रिस्क ना करें। जैसे जुलूस तो पाकिस्तान में करके देख लिए नहीं, तो ये बताएं ना, जानों का रिस्क ना ले, ये सियासत क्यों हो रही है कोविड को लेके? जाहिर है ये वबा तो है ना मुल्क में, ये तो उस वक्त भी थी ना जब GB के इलेक्शंस हो रहे थे, वहाँ की इंतखाबी मुहिम चल रही थी, आप लोग स्वात में जलसा कर रहे थे, जब तकरीबात हो रही थी तब नहीं था कोविड। अच्छा सुनिए, ये आपकी बड़ी वैलिड चीज है। पाकिस्तान की मैं मीडिया को इसलिए सलाम पेश करता हूँ कि आपने लोगों में अवेयरनेस के लिए बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया है। देखिए गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन हुए हैं, वहां पे कैंपेन के दौरान NCOC ने कोई जारी नहीं की, क्योंकि वहां पे कोरोना का फैलाव न था, न कोरोना का खर्चा था। आप बताइए कि जब NCOC जिसके अंदर पाचन तरीके के साथ नहीं, मरकजी हुकूमत नहीं बैठी है, हुकूमत बैठी है, उसके अंदर कैसे, उसके अंदर सर ये तो अजीब सी बात है ना कि NCOC ने निकाह। चले पॉइंट लेकिन वापस आती हूँ आपकी जानिब। जरा मैं पेशावर, आपने कहा ना कि वहाँ पर इतने लोग भी इकट्ठे नहीं हुए और मुस्तरद किया गया। हमारे ब्यूरो हेड है पेशावर से उमैर यासिर, जरा उनसे सिचुएशन जान लूँ मैं कि कल क्या हुआ, वाकई कितने हजारों लाखों लोग इकट्ठे हुए या नहीं हुए। उमैर जरा मुझे ये बताइएगा कि जो पेशावर का जलसा था कितना कामयाब रहा है, कितने लोग इकट्ठे कर पाई हैं तमाम 11 जमातें? देखें जलसे की जो हकीकी तादाद है वो तो चलें वो हमेशा से हर जलसे में मुतनाज़ा रहती है। हाँ। जब जलसा होता है तो जो जलसा कराने वाले होते हैं वो उनकी तादाद और शो करते हैं, जबकि जो हुकूमती हल्के हैं वो उन्हें नाकाम करार देते हैं। तो इस मरतबे भी ऐसे ही हुआ है। जब अगर जलसा नाकाम हुआ है तो फिर ये फिक्र तो फिर नहीं होनी चाहिए ना कि कोरोना इससे फैलेगा। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर वो जलसा नाकाम हुआ है, हाँ, कम से कम लोग शिरकत हैं या उनके बकौल की आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। हाँ। फिर तो उन्हें इतनी ज्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए कि हाँ। ये कोरोना इसमें से ज्यादा फैलेगा। तो लेकिन देखा जाए तो जो तादाद थी वो एक काबिल जिक्र तादाद थी। आमतौर पे अगर एक जलसे में, जैसे आजकल PDM के जलसे मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं, हाँ। तो अगर एक जलसे में 50,000 लोग भी आ जाते हैं तो शायद वो एक बड़ा जलसा करार दिया जा सकता है। अच्छा। तो आमतौर पे जो जलसे हुए हैं और शहरों में और पेशावर में भी, तो वो भी इसी तरह उसी तादाद में हुए हैं जितना और शहरों में था, और पेशावर में भी तकरीबन उतनी ही तादाद थी। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 लाख लोग तक इस जलसे में शरीक हुए हैं, क्योंकि जिस जगह पे इन्होंने इस जलसे का स्टेज बनाया था और जिस जगह तक लोगों के आखिरी
जो आखिरी सिरा था जलसा गाह का सड़क के ऊपर, तो वो एक अच्छी खासी बड़ी जगह है। चलें तो वहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद ही वहाँ पे आई है। यानी कि ऐसा है कि ये मतलब कामयाब जलसा उसको कहा जा सकता है। मैंने ऐसे बहुत शुक्रिया आपका। इख्तियार वाले साहब ज्वाइन कर चुके हैं। इख्तियार साहब, चले जलसा तो कामयाब हुआ, लेकिन जो कोविड की सूरत हाल है, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग मुजरिम ठहर रहे हैं कोविड फैलाकर? आप लोगों को लोगों की सेहत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके नज़दीक? आप नहीं चाहते कि लोग कोरोना से बचें, महफूज रहें? क्या कोई जिद का, कोई आना का मसला बना लिया इस चीज़ को? थैंक यू वेरी मच सुमैया। एक तो अच्छा हुआ कि आपको उमेर ने बड़ी अच्छी बात बता दी। मैं आपको थोड़ा सा उस बारे में मैंने इसीलिए सर उनसे अपडेट ली ताकि कोई भाम ना रहे। जो पंडाल था जलसगाह का, वो 1.8 किलोमीटर तक उसमें हमने साउंड सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम और कुर्सी का सिस्टम हमने बनाया हुआ था। इतना लंबा वो पंडाल था। हमने तो बोला था कि हम तारीखी जलसा करके दिखाएंगे। बावजूद इसके कि कल जलसा गाह के चारों ओर जो भी उसके दाखिली रास्ते थे उस पे कंटेनर लगा दिए थे, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं जा रही थी, वहाँ पे खारदार तारे लगा दी थी, और बावजूद इसके ये कह रहे हैं कि नाकाम जलसा, नाकाम जलसा। अब कामयाब जलसा किसको कहते हैं? हम तो समझते हैं कि जिस जलसे को नाकाम करने के लिए हुकूमती मशीनरी इसलिए इस्तेमाल हो कि इसमें लोगों का जो लोगों की शमूलियत होती है वो मुश्किल बना दी जाए, तो वो एक कामयाब जलसा होता है। अब कोविड की सूरत हाल पे मैं आता हूँ, तो मुझे ये बताएं कि कल सवात में सिराजुल हक साहब का जलसा हुआ है। 2 दिन पहले गंडापुर साहब गए हैं दोबारा आपके साथ, जब मेरा लास्ट प्रोग्राम हुआ उसके बाद वो गए हैं गिलगित में, उन्होंने जलसा किया। अब इसके अलावा कल आपने देखा होगा कि आपा फिरदौस बाजी जो है वो भी उन्होंने भी ठीक ठाक प्रोग्राम किया था। अब हुकूमती जलसों से कोरोना नहीं फैलता, वहां से कोविड नहीं फैलता, लेकिन अगर अपोजिशन की कोई एक्टिविटी हो तो उससे कोविड फैलता है। अब मैं ये बात बबाके दोहल, मैं ये बात मेरे जहन में अब आ रही है, मैं करने लगा हूँ कि अब तो हुकूमत ये जो अपने आदाद शुमार दे रही है कोविड के मुतालिक, मुझे इस पे भी इब्हाम है। नहीं देखें एक चीज, क्योंकि हमारा तो डॉक्टर से भी राब्ता रहता है ना। नहीं इख्तियार साहब, डॉक्टर्स देखिए, जो डॉक्टर सिचुएशन बता रहे हैं, क्योंकि अभी आप तो हमारे साथ इस हिस्से में आए प्रोग्राम के शुरू के, इसमें डॉक्टर थी हमारे साथ, और उन्होंने कहा ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है। आप जानते हैं कि स्कूल्स बंद हो गए हैं, स्कूल्स को इसीलिए बंद किया है, कोविड फैल रहा है, तो ये जलसे भी नहीं होने चाहिए। फैसल करीम कुंडी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनका मौक़िफ़ लूँ, फिर मैं आपकी जानिब आती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आना ज़रूरी है। फैसल साहब, एक जानिब सिंध में पीपल्स पार्टी लॉकडाउन लगा रही है, माइक्रो लॉकडाउन लगा रही है, दूसरी जानिब जलसे भी कर रही है, ये कैसी बात है और ये कैसा आप लोगों के आना का मसला है? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इससे अवाम में कोरोना फैलेगा? बिस्मिल्लाह, देखें पीडीएम ने जलसे रखे हैं, पीडीएम ने एक शेड्यूल दिया जलसों का, और अगर आप देखें कि पीडीएम का कल बिल्कुल पेशावर में जलसा हुआ, उसके साथ साथ अगर आप देखें कल सुवात में जो हमारे केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं उनके हल्के में जलसा हुआ, और पेशावर हाई कोर्ट ने उनको इजाजत दी कि आप जलसा कर सकते हैं। सही। कोरोना बिल्कुल, हम सबसे पहले हमारी ख्वाहिश है SOP पे हम फॉलो करें। कोरोना बिल्कुल, अगर हुकूमत, फेडरल हुकूमत अपना काम करे, अगर आप देखें कि ऑफिस खुले हुए हैं, आप भरे हुए हैं, आप PIA की फ्लाइट्स देखें खचखच भरी हुई हैं। अगर उन्होंने करना है तो पूरे SOP पूरे पाकिस्तान में फॉलो करें। ऐसा न, कल आप देखें फिरदौस ने जलसा किए हैं, तो वो कहाँ से किया उन्होंने? फिर ये चीजें सबके लिए होनी चाहिए। फिर आप दफातर, आप जो है कोर्ट्स, आप हर जगह रही है ना। फिर आपने रमजान के महीने में मस्जिदों पर पाबंदी लगाई, लेकिन किसी ने नहीं मानी। फिर आप देखें ईद के इज्तिमा हुए, सब कुछ हुए। तो फैसल साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हुकूमत करेगी, हुकूमत फैसला करे, अगर हुकूमत ये फैसला कर लेती है कि जलसे नहीं होंगे, तो फिर आप लोग नहीं करेंगे जलसे अगले जो होने? देखें, हुकूमत की कौन मानता है? पहली बात तो ये, हुकूमत कहेगी कि आप ऐसे करें। जब हुकूमत, हम ये काम नहीं करेंगे जो इमरान कर रहा था, जो बिल जलाता था, जो सिविल नाफरमानी की बात करता था, जो स्टेट के जो है दफातर पे हमला करता था, जो पुलिस के ऑफिसर को अपने वर्करों से पिटवाता था, जो कहता था कि हुंडी के जरिए काम नहीं करेंगे, हम जमहूरी तरीके से करेंगे। लेकिन अगर इतनी सूरत हाल है तो वज़ीर आज़म को चाहिए, अगर वो वज़ीर आज़म है जो कि नजर नहीं आते, तो वो मीटिंग कॉल करें, चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएं, चीफ सेक्रेटरीज को बुलाएं, मीटिंग करें, बताएं तो सही सिचुएशन मुल्क को कि यार मैं कम से कम मैंने पूरे मुल्क को ऑन बोर्ड लिया है। ये तो नहीं कि आप बैठ के ट्वीट करें और ट्विटर के जरिए हुकूमत चलाएं। क्या उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को ऑन बोर्ड लिया? क्या उन्होंने सीएम चारों सूबों के वज़ीर आज़म को मीटिंग कॉल की अभी तक?
कि हम इस सिचुएशन में हैं, सूबों से सूरत हाल ली है। ये तो वो वज़ीर आज़म है जब सिंध के लेकिन जब सूबों से सूरत हाल लिए, देखें सिंध में आपकी हुकूमत है ना फैसल साहब, सूबे जाते थे, जब वो सिंध जाते थे, देखें वो जब मंच से मुलाकात करना पसंद नहीं करते, वहाँ की कैबिनेट से मुलाकात करना पसंद नहीं, लेकिन वही सिंध हुकूमत नहीं जिसने सबसे पहले लॉकडाउन किया, सबसे पहले सिचुएशन की सीरियसनेस को देखा। सिचुएशन बिल्कुल हाँ सिचुएशन है जहाँ पर है, बिल्कुल लॉकडाउन होगा। स्वात में जलसा हुआ, वज़ीर आज़म ने स्वात में जलसा किया, उसके बाद PMLN ने स्वात में जलसा किया, पर तो कोरोना नहीं फैला। कल भी जलसे हुए, पेशावर में हुआ, कल फिर स्वात में एक जलसा हुआ। तो देखें कल आपकी फिरदौस आशिकावान साहिबा ने जलसा किया पंजाब में। सर जो शरह है वो आप जानते हैं, अगले जलसे आप लोग के पंजाब में, क्या सूरत हाल ये देखते हुए भी आप लोग जलसे करेंगे पंजाब के? देखें हम सिचुएशन देखें, फिलहाल तो हमारा जलसा ऑन डेट है, ऑन टाइम है, ठीक है। अच्छा, और अगर आप देखें कल फिरदौस आशिकावान साहिबा ने जलसा किया, जिसका मतलब सर ये तो कोई जिद वाली बात हो गई, उन्होंने जलसा किया मैं भी जलसा करूंगा। नहीं जिद वाली बात नहीं है। फिरदौस आशिकावान तो जिम्मेवार है, हम तो गैर जिम्मेवार लोग हैं ना, जिम्मेवार मिनिस्टर है। अच्छा, उन्होंने तो किया ना, तो इसका मतलब वो जिम्मेवार है, वो हुकूमत के नुमाइंदा हैं, तो उनको पता है कोरोना नहीं जलसा किया। मैं आती हूँ सर, ब्रेक ले लूँ। बहुत शुक्रिया फैसल करीम गुंडी साहब। ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत का रवैया है, अगर ये गैर संजीदा है तो फिर हमारा रवैया संजीदा कैसे हो सकता है? तो उस्मान सईद बसरा साहब भी, इख्तियार वली साहब भी हमारे साथ मौजूद, दोनों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। तो ये गुफ्तगू जो हम कर रहे हैं, क्या वाकई हुकूमत कोरोना को लेकर सीरियस है? और ज़ाहिर जिम्मेदारी हुकूमत की है, इक़्तिदार में वो हैं, तो पहला काम तो उन्होंने ही करना है। अगर वो सीरियस लेंगे तो फिर अपोजिशन से भी सीरियस लेने की गुजारिश कर सकेंगे। तो उस्मान साहब पहला तो स्टेप आप लोगों ने लेना है, फिर बात करनी है अपोजिशन से। अच्छा सुमैया, मुझे थोड़ा सा मैं आपको कहता भी रहा जब आप चलेंगे वक्फे के ऊपर कि अभी साहब अभी तकलीफ फरमा के चले गए हैं, पता नहीं राठी रटाई कुछ बात करके चले गए हैं। इन लोगों से कहें कि टेलीविजन पे जब बैठते हैं तो फेसबुक को कोट ना किया करें, ना ट्विटर को कोट किया करें, ये सोशल मीडिया से पढ़ जाते हैं। अब मैं उनसे आ रहा ये कहते हैं फिरदौस आशिकावान ने कल जलसा किया, फिरदौस आशिकावान ने, मुझे बताएं ना कहाँ किया जलसा होना? मतलब टेलीविजन के ऊपर बैठ के ये पार्लियामेंट में ये झूठ बोलते हैं, अदालतों में ये झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ बोलते हैं, टेलीविजन पे बैठ के ये झूठ बोलते हैं। इनसे फिर मुझे पूछ लीजिए अगर यहाँ आपके साथ है फिरदौस आशिकावान ने कल कहाँ जलसा? सर आप मुझे ये बताइए, क्या हुकूमत वाकई सीरियस ले रही है कोरोना को? देखिए भैया, सबसे पहले ऐसे लोग जब आपको बुलाते हैं टेलीविजन के ऊपर, हमारा काउंटर ले करें, मतलब ये टेलीविजन पे बैठ के झूठ ऐसे बोलते हैं कि इनको कोई शर्म नहीं आती कि फिरदौस ने जलसा किया। कोई हुकूमत के आदमी ने फिरदौस आशिकावान सारा दिन मेरे साथ थे, हम इकट्ठे थे। अच्छा, कोई जलसा नहीं किया। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के ऊपर जाके प्रेस टॉक किया, उन्होंने प्रेसर किया है। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती। बात यह है, क्या मुझे बताया मुझे कोई एक अभी परसों आप ही के टेलीविजन के ऊपर बैठ के 7 दिन के नून लीग कह रहे थे कि जनाब बल्तिस्तान के अंदर तो जनाब जुल्फी बुखारी जैसे करता फिर है कि जुल्फी बुखारी को ऑनलाइन इस टाइम मैंने लिया कि बात करें, उन्होंने कहा कि वो तो पाकिस्तान में नहीं है। मतलब ये लोग झूठ बोलते हुए कत्तन को शर्म नहीं उनको आती। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मसला ये है कि ये कान इधर से पकड़े, कान उधर से पकड़े। एनसीओसी की वार्निंग के बाद, एसओपी जारी होने के बाद लोगों को जलसों में बुलाना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना, इतनी बड़ी गैदरिंग करना ये जुर्म है। अच्छा सॉरी, ये जुर्म है सुमैया, और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई भी तावीज़ उसके अंदर खड़ी करने नहीं। ये बड़ी बात आपने अभी एक उससे पहले कर दी थी, आपने कहा ताकत का इस्तेमाल करेगी पंजाब हुकूमत अगर ये जलसे किए गए, तो इसका मतलब ये कि हुकूमत अभी कोई सख्त फैसले करने लगी है। इसमें हम बिल्कुल क्लियर है, हम इसमें बिल्कुल क्लियर है। जब इस तरह के गैर जिम्मेदार लोग सियासत के अंदर आएंगे, लोगों की जान को खतरे में डालेंगे, चलें बचाने के लिए, ठीक, बचाने के लिए हम बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन लेंगे और हम इनको पॉइंट टेकन, राइट। वक्त की कमी है इख्तियार साहब जी, तो ये ताकत का इस्तेमाल भी हो सकता है कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कह रहे हैं, क्योंकि अगले जलसे पंजाब में है, जबरदस्ती जलसे किए गए, कोविड की सूरत हाल को आप लोगों ने नहीं सीरियस लिया, तो फिर ताकत का इस्तेमाल भी हो सकता है। बसरा साहब को मैं बता रहा हूं कि बसरा साहब सुन लो,
ये आपको समझ आ गई है कि पब्लिक आपके खिलाफ मुतहर्रिक हो चुकी है। आप लोगों की झूठी हुकूमत, आपके पास जो मैंडेट है वो गलत है, उसको किसी ने तस्लीम नहीं किया। आप सुने, अब आप जरा बर्दाश्त करें, मेरी बात सुने, जस्ट लिसन टू मी। यहाँ पे मैं आपकी डिक्टेशन सुनने के लिए नहीं आया। आपके पास जितनी ताकत है आप इस्तेमाल कर चुके हैं। आप अपनी अपोजिशन को जेलों में डाल चुके हैं, मुकदमात आप बना चुके हैं। लोगों को चोर कहते हुए आप थकते नहीं हो, लोगों को गद्दार कहते हुए आप थकते नहीं हो। अब कोविड-19 के पीछे आप चुपने की... सर एक एक करके बात करें, वैसे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। लिसन टू मी बसरा, यहाँ पे तो मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। बात सुनो, आपने बात की, अब जवाब सुने। आपके पास जितनी ताकत थी आपने हमारे खिलाफ इस्तेमाल की। अब आपको समझ आ गई है कि ये कौम पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ये तुम्हें निकालने पे तुल गई है और इन्होंने ठान ली है कि तुम लोगों को ईवान इक़्तिदार से बाहर करना है, तो तुम लोग अवाम कैसे बाहर करेगी इख्तियार साहब? अवाम कैसे बाहर करेगी? कोविड-19 के पीछे ये जो कल उधर जलसे में आए थे 2 किलोमीटर के लंबे पंडाल में, तो वहाँ पे कोई फरिश्ते, कोई जिन भूत आए, ये कैसे बाहर करेंगे? पब्लिक आई हुई थी ना, ये कैसे बाहर करेंगे? हाँ, पब्लिक आई हुई थी। सर पब्लिक कैसे बाहर करेगी? ये आइन में कहाँ लिखा है? ऐसा कैसे हो सकता है? समैया, मुझे मेरी लाइन कंप्लीट करने दे। मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज नॉट टॉकिंग इख्तियार वली, आई एम रिप्रेजेंटिंग PMLN। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बात बता दी, मैं इनको बता रहा हूँ कि अगर आप, मुझे हमें ऐसे लग रहा है कि आप कोविड-19 के पीछे छुप कर, आपको समझ आ गई है कि आपकी हुकूमत जा रही है। जनवरी का कल आपको यहाँ से पेशावर से हमने बता दी है डेडलाइन के जनवरी तक आप लोग फारिग हो जाओगे। अब आप लोग कहते हो ताकत के इस्तेमाल करोगे, FIR करोगे, कैसे जाएगी हुकूमत? घर कैसे जाएगी? मुझे ये बताएं। वो तो इस्तीफे देने पड़ेंगे ना। इससे पहले मुझे समझ नहीं आ रहा। इससे पहले जितने लोग मर चुके हैं कोरोना से, पहले जितने लोग कोरोना से मरे हैं, जितना कोरोना फैला है, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है उसका जिम्मेदार? अरबों रुपए बाहर से आए, वो कौन खा गया? तुम लोग खुद जलसे करते हो, तुम्हारा इमरान जाके पूरे गिलगित हुकूमत जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है कोरोना फैलाने की। जलसे कर रहे हैं। इख्तियार साहब लास्ट कमेंट दे दें, प्रोग्राम वाइंड अप करना है। हुकूमत जिम्मेदार है कोरोना फैलाने की? जी, हुकूमत जिम्मेदार है कोरोना फैलाने की? जी बिल्कुल। अच्छा, नंबर 1 एक तो इन्होंने, मैं बताता हूँ, बात सुने सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इख्तियार साहब, मुझे एक बात समझ में आ गई। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया, तो उस्मान सईद साहब बहुत शुक्रिया, इख्तियार वली साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इस बहस से मुझे ये आइडिया हुआ कि ना ही हुकूमत और ना ही अपोजिशन दोनों संजीदा नहीं है कोरोना को लेकर। अगर अवाम थोड़ी बहुत संजीदा है अपनी सेहत को लेकर, तो आपको खुद संजीदा होना पड़ेगा, पब्लिक गैदरिंग से इज्तिनाब करना पड़ेगा, वरना ये वबा किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। तो अपनी एहतियात खुद रखिए, किसी पर भरोसा मत कीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।